हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए आज का टॉपिक है हमारे पास में मुख्य उद्योगों में चीनी उद्योग के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। टॉपिक डालेंगे अपन मुख्य उद्योग, और उसमें आज का टॉपिक है हमारे पास में चीनी उद्योग। अब जैसे कि आप जानते हैं चीनी जो है एक खाद्य पदार्थ के अंतर्गत आती है और एक गन्ने का एक भाव जिसे हम कह सकते हैं, गन्ने से ही आपके चीनी का उत्पादन होता है। देखिए भारत में चीनी की स्थिति कैसी है, इस उद्योग की स्थिति कैसी है। तो बात करें कि चीनी उद्योग की, तो देश के अंदर दूसरा सबसे बड़ा अगर उद्योग माना जाता है तो वो कौन सा है, चीनी उद्योग। और ये उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। तो हमारी जो पहली लाइन है वो यही होगी, क्या लिखेंगे, चीनी उद्योग देश का दूसरा सबसे बड़ा व कृषि आधारित उद्योग है। मतलब ये कृषि आधारित उद्योग माना जाता है। और भारत के अंदर अगर बात करें दूसरे उद्योग की, तो ये सबसे बड़ा दूसरा उद्योग माना जाता है चीनी उद्योग। देखिए भारत जो है वो विश्व में गन्ना और चीनी दोनों का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाता है पूरे विश्व के अंदर। पूरे विश्व के अंदर अगर गन्ना कहीं पर उत्पादित होता है या फिर चीनी उत्पादन होता है तो वो कहां होता है, विश्व में भारत के अंदर होता है। दूसरी लाइन यही लिखेंगे, भारत विश्व में गन्ना व चीनी उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं मैं। गन्ना और चीनी उत्पादन में भारत का नाम सबसे पहले आता है। यह विश्व के कुल चीनी उत्पादन का लगभग 8% उत्पादन अकेला भारत करता है। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। यह विश्व के कुल उत्पादन का 8% भाग अकेला कौन करता है, भारत करता है। आगे बात समझ में, 8% भाग अकेला विश्व के अंदर भारत का नाम आता है उत्पादन करने में। देखिए गन्ने से खांड सारी और गुड़ भी तैयार किया जाता है, जैसे कि हम जानते हैं, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। गन्ने से एक तो गुड़ जो हम खाते हैं वह खांड सारी भी तैयार करते हैं। मतलब ये कि चीनी के साथ में गन्ने से हम गुड़ और खांड सारी भी तैयार करते हैं जो खाने में उपयोग आता है। देखिए यह उद्योग कम से कम भारत के अंदर 4 लाख से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करता है, ठीक है। लिखेंगे यह उद्योग लगभग 4 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। और सुनिए गन्ने की मतलब चीनी उद्योग के बारे में। देखिए कच्चे माल के मौसमी होने के कारण, या कच्चा माल ये गन्ना मौसमी होने के कारण चीनी उद्योग एक मौसमी उद्योग भी माना जाता है, ठीक है। क्योंकि ये कच्चे माल पर आधारित उद्योग है, मौसमी उद्योग है या मौसम पर आधारित उद्योग है, तो इसे एक मौसमी दशा वाला उद्योग भी माना जाता है, ठीक है। लिखेंगे अपन कच्चे माल वाले उद्योग के रूप में यह उद्योग कृषि व मौसमी उद्योग है। मतलब कच्चे माल की जरूरत पड़ती है, और कच्चे माल के अंदर किस चीज की जरूरत पड़ती है, गन्ने की, और ये कृषि से प्राप्त होता है। और फिर दूसरी चीज, ये एक मौसमी उद्योग के नाम से भी इसको जानते हैं। देखिए भारत के अंदर 1903 में यह उद्योग बिहार में एक चीनी मिल की स्थापना की गई थी सबसे पहले 1903 के अंदर, ठीक है।
लिखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली मील जो है 1903 में भारत में बिहार में पहली चीनी मील स्थापित की गई। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट माना जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। पहली जो मील स्थापित हुई थी वो कहां हुई थी? बिहार में। 1950 से 51 में 139 कारखाने और 2010 से 11 के बीच में 662 मीलें स्थापित हुई भारत के अंदर। आगे बात सन में इसको भी मेंशन कर देता हूं, कब? 1950 से लेकर 1951 में कितनी मीलें थी? कितनी मीली बताई मैंने? 139 कारखाने। और उसके बाद में 2010 से और 2011 की बात कर रहे हैं, एक साल में, मतलब यहां से जब यहां पर पहुंचे तो भारत के अंदर 662 मीलें स्थापित हुई। आगे बात समझ में? तो यहां तक आपका कंप्लीट होता है। ये तो मैंने थोड़ा सा आपको चीनी उद्योग के बारे में बताया कि भारत में चीनी उद्योग की स्थिति क्या है। ठीक है, चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। अब देखिए वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं चीनी उद्योग की अवस्थिति की, मतलब ये उद्योग जो इसकी स्थिति के बारे में बात करेंगे। लिखेंगे चीनी उद्योग की अवस्थिति। ठीक है, अब देखिए चीनी उद्योग जो है ये किस पर आधारित है? गन्ने पर। गन्ना एक भारहास्य मतलब वजन नष्ट होने वाली फसल है। अगर लंबे समय तक काटने के बाद में अगर लंबे समय तक रख दिया जाए तो उसका वजन जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। इसलिए गन्ने को हम क्या कहते हैं? गन्ना एक भारहास्य मतलब ये है वजन नष्ट होने वाली फसल है। इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको, अभी समझा तो दिया मैंने आपको। अब वजन कैसे नष्ट होता है इसके बारे में बताएंगे। देखिए चीनी और गन्ने का अनुपात जो है वो 9% से लेकर 12% के बीच में होता है, जो कि इसकी गुणवत्ता पर क्या करता है? निर्भर करता है। ये हम लाइन मेंशन करेंगे, चीनी और गन्ने का उत्पादन। ठीक है, अगर मैं गन्ने और चीनी का उत्पादन या गन्ने का अनुपात की हम बात करें तो इसका अनुपात कितना? 9% से, ठीक है, 9% से कितना? 12% के बीच रहता है। ठीक है, अब आगे सुनिए। देखिए अब ये इसकी गुणवत्ता पर निर्भर करता है। मैंने बताया आपको चीनी और गन्ने का जो अनुपात होता है वो 9 से 12% के बीच में रहता है, जो कि किस पे निर्भर करता है? गुणवत्ता पर निर्भर करता है। ठीक है, अच्छा गन्ना होगा, रसीला होगा, मोटा होगा तो उसमें रस भी उतना होगा तो चीनी भी उतनी उत्पादित होगी। अब देखिए इसमें एक नियम है गन्ने का काटने का। गन्ने में या खेत की बात करें तो खेतों में गन्ना पैदा होता है, तो खेत के अंदर गन्ने को जब काटा जाता है और एकत्रित किया जाता है तो सुनिए, खेतों में काटकर एकत्रित करने से लेकर ढुलाई मतलब उसका जो रस निकलता है उसकी अवधि तक उसके अंदर सुक्रोज की मात्रा जो होती है वो सूखती रहती है। अगर आपने एक बार गन्ने को काट दिया और जब रस निकालेंगे तब तक, मान लीजिए आपने आज काटा और 2 दिन बाद में अगर आप गन्ने का रस निकाल रहे हो तो सुक्रोज की मात्रा हर दिन घटती चली जाएगी। तो गन्ने को खेत से काटने के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको पेरा जाना चाहिए, उसमें से रस निकाल लेना चाहिए अगर आपको अधिक चीनी प्राप्त करनी है। आगे बात समझ में? लिखिए, खेतों में गन्ने को काटने, ठीक है, खेत में आपके गन्ने को काटने व एकत्रित करने, काटना और एकत्रित करना से लेकर प्रतिदिन गन्ने में सुक्रोज की
मात्रा कम होती जाती है। ठीक है, पहली चीज। अब लिखेंगे अपन क्या कि आपके जो गन्ना है उस गन्ने को जब हम खेत में काटते हैं, खेत के अंदर काट के रख देते हैं, ठीक है, तो गन्ने को खेत में काटने के 24 घंटे के अंतर्गत उनका रस, या हम कह सकते हैं इसको एक शब्द का उपयोग किया गया, पेरा, ठीक है, रस निकाल लेना चाहिए। अगर आपको अधिक चीनी प्राप्त करनी है तो यह प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए अधिकांश कारखाने जो है वो गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के ही निकट लगाते हैं। यही कारण है गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के पास कारखाने लगाने का। ठीक है, इसलिए कारखानों को गन्ना उत्पादक क्षेत्रों के निकट लगाते हैं। यही कारण है खेतों के अंदर ही मिलों को स्थापित कर देते हैं, जिससे कि गन्ने के अंदर जो सुक्रोज की मात्रा है, जो रस की मात्रा है, वो सूखे नहीं। इधर से काटा और फैक्ट्री में डाला और रस निकाल लिया और चीनी बना डाली। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉपिक यहां पर कंप्लीट होता है, चीनी उद्योग की अवस्थिति। अब हम बात करेंगे भारत के अंदर चीनी उद्योग कहां कहां पर उपस्थित है। चलिए यहां तक आप उतार लीजिए। देखिए, अब हम बात करेंगे भारत के अंदर चीनी उत्पादक क्षेत्रों की। ठीक है, टॉपिक डालेंगे अपन चीनी उत्पादक क्षेत्र। देखिए, भारत के अंदर चीनी उत्पादक क्षेत्रों के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो नाम आता है महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र देश का सबसे अग्रणी चीनी उत्पादक राज्य। लिखेंगे महाराष्ट्र, अंडरलाइन कर रहा हूं इसके नीचे। महाराष्ट्र देश का सबसे अग्रणी राज्य है चीनी उद्योग, या हम कह देंगे चीनी उत्पादन में। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई चीनी उत्पादन के अंदर। अब देखिए, देश के कुल चीनी उत्पादन का एक तिहाई से अधिक उत्पादन अगर कहां होता है तो वो होता है महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, इसको भी मेंशन करते हैं। ठीक है, देश का चीनी उत्पादन का एक तिहाई भाग अकेले महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, और सुनिए, अब ये राज्य के अंदर 100, अगर मैं बात करूं इस महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में कुल 119 मिलें उपस्थित है। ठीक है, लिखेंगे महाराष्ट्र में कुल 119 मिलें उपस्थित है। और वो कहां पर उपस्थित है? वो उपस्थित है एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर में। ठीक है, जो सक्रिय पट्टी में उत्तर में कहां पर? उत्तर में मनमाड से और भाग अपना कौन सा? दक्षिण, उसमें कोल्हापुर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। दक्षिण में कोल्हापुर तक है। मतलब महाराष्ट्र के अंदर 119 मील हैं और वो की एक सक्रिय पट्टी के रूप में उत्तर से मनमाड से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक के बीच में उपस्थित है। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो आता है वो आता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये पहला हो गया महाराष्ट्र। अब दूसरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है चीनी उत्पादक में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, चीनी उत्पादन में
द्वितीय स्थान पर आता है। तो पहले स्थान पर कौन सा हो गया भैया? महाराष्ट्र। तो दूसरे स्थान पे कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। ठीक है, देखिए चीनी उद्योग यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर चीनी उद्योग 2 पेटियों में उपस्थित है। कितनी पेटियां हैं? 2। ठीक है, लिखेंगे चीनी उद्योग की 2 पेटियां। अब वो 2 पेटियां कौन सी? मतलब 2 स्थान। ठीक है, वो 2 स्थान कौन से? पहला गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र। अब 2 आब क्षेत्र कौन सा? गंगा और यमुना 2 आब का मतलब होता क्या है भैया? 2 आब का मतलब होता है गंगा और यमुना 2 नदियों के बहने से बनने वाला जो मैदान होता है, उस मैदानी क्षेत्र को हम 2 मतलब 2 नदियां, और आब क्षेत्र मतलब एक भूमि। ठीक है, और जहां पर गंगा यमुना के द्वारा लाई गई मिट्टी जमा होने से एक मैदान तैयार हो गया, और वहां पर ये आपका चीनी उद्योग की पेटियां मौजूद है। ठीक है, अब देखिए दूसरा कौन सा है, सुन लीजिए। दूसरे नंबर पे आता है तराई प्रदेश। कौन सा प्रदेश? तराई प्रदेश। अब हम इन 2 बिंदुओं की बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं? जैसे कि गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आते हैं? सहारनपुर आता है, मुजफ्फरनगर आता है, मेरठ आता है, गाजियाबाद आता है, बागपत आता है। ठीक है, तराइन में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जैसे लखीमपुर आता है, बस्ती गोरखपुर आता है, गोड़ा आता है। ठीक है, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है। इसको मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए। ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए, इसको उतारिए यहां तक। देखिए पहला पॉइंट डालेंगे अपन, कौन सा था? मैंने बताया गंगा यमुना 2 आब। गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र जहां पर चीनी मिलें उपस्थित है। सबसे पहला आपका सहारनपुर। आगे बात सब में, सहारनपुर इसी क्षेत्र में पड़ता है। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। ठीक है, इसके अलावा कौन सा? मेरठ है, गाजियाबाद है। ठीक है, ये भी इसी गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके अलावा बागपत है। ठीक है, और सुनिए बुलंदशहर। ठीक है, बुलंदशहर ये भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये आपके मुख्य चीनी उत्पादक क्षेत्र है, मुख्य चीनी उत्पादक क्षेत्र। चलिए अब दूसरा देखिए उत्तर प्रदेश का। ये उत्तर प्रदेश का टॉपिक है, ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब दूसरे नंबर का चीनी उत्पादक क्षेत्र कौन सा? मैंने बताया आपको तराई प्रदेश। तराई प्रदेश। अब देखिए इसके अंदर चीनी मिलें कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं? जैसे लखीमपुर है, बस्ती है, लखीमपुर, बस्ती, गोड़ा। ठीक है, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा कौन सा क्षेत्र? जैसे कि गोरखपुर है। ठीक है, ये भी इसी के अंतर्गत, इस पट्टी के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए ये तो बात हुई हमारी किसकी? उत्तर प्रदेश की, कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये क्षेत्र है आपके, एक गंगा यमुना 2 आब क्षेत्र और एक आपका तराइन क्षेत्र, और ये आपके जो भाग है यहां पर चीनी मिलें उपस्थित है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, तीसरा पॉइंट डालेंगे अपन, तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में चीनी मिलें कहां कहां मौजूद है? सुनिए, अब मैं जगह शॉर्ट रूप से बताऊंगा। एक तमिलनाडु में कोयम्बटूर। ठीक है, ये क्षेत्र इसके अंतर्गत पड़ता है, यहां पे चीनी मिलें उपस्थित है। इसके अलावा वेल्लोर, यहां पर चीनी मिलें उपस्थित है। ठीक है, तिरुवम्मलाई यहां पर उपस्थित है। ठीक है, और सुनिए वेलमपुरम, विलुमपुरम, यहां पर चीनी मिलें उपस्थित है। तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली, यहां पर चीनी मिलें उपस्थित है। ये तमिलनाडु के भाग हो गए जहां पे चीनी मिल है। चौथे नंबर पे आता है कर्नाटक। अब कर्नाटक में कौन कौन से क्षेत्र है? जैसे कि बेलगावी। ठीक है, और सुनिए बेलगावी के अलावा वेल्लारी। ठीक है, इसके अलावा जो भाग है मांडिया। ठीक है, इसके अलावा शिवमोगा,
ठीक है, ये भी भाग इसके अंतर्गत आता है, शिवमोगा, सॉरी शिवमोगा, शिवमोगा, ठीक है। इसके अलावा विजयपुर, ये भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक भाग और है चित्रदुर्ग, ये क्षेत्र भी आपके कर्नाटक के अंतर्गत आते हैं। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं हम, जहां पर चीनी मिलें मौजूद है। आंध्र प्रदेश के अंदर जितने भी तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र, इन तटवर्तीय क्षेत्रों की बात करें तो तटीय क्षेत्र में उपस्थित जो जिले हैं, एक तो पूर्वी गोदावरी, ठीक है, एक तो आपके पूर्वी गोदावरी वाला भाग, एक आपका पश्चिमी गोदावरी वाला भाग, ठीक है, पूर्वी गोदावरी और पश्चिमी गोदावरी, ठीक है। विशाखापट्टनम, ये भाग आपके किस में आते हैं? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश अपना कंप्लीट होता है। अब टॉपिक डालिए 6 नंबर का तेलंगाना, ठीक है, यहां तक आप उतार लीजिए। टॉपिक डालेंगे तेलंगाना, और तेलंगाना में कौन कौन से क्षेत्र मौजूद है जहां पे चीनी उद्योग है? एक तो है निजामाबाद जिला, निजामाबाद जिला, और एक भाग और है, उसका नाम है मेडक जिला, यहां पर चीनी मिलें मौजूद है। 7वें नंबर पे जो आता है वो है बिहार। अब बिहार में देखते हैं चीनी मिल कहां पर है। बिहार के अंदर सारण, नाम सुना है, एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, चंपारण, नाम सुना है, चंपारण का नाम सुना होगा लोगों ने, चंपारण जिला है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर, आगे बात समझ में, मुजफ्फरपुर जिला, यहां पर चीनी मिलें मौजूद है। इसके अलावा आपके सिवान है, एक भाग है गया का नाम सुना होगा जो बहुत प्रसिद्ध है, एक भाग है दरभंगा, यहां पर चीनी मिलें मौजूद है, ठीक है। ये बिहार वाले भाग हो गए। पंजाब की बात कर लेते हैं। अब पंजाब में देखिए, एक तो गुरदासपुर, ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध जिला है, ठीक है। जलंधर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, यह भी प्रसिद्ध है, जालंधर जिसे हम बोलते हैं। पटियाला, इसके अलावा अमृतसर है, यह भी आपके चीनी मिल से संबंधित है क्षेत्र। एक और नाम है शंकर के नाम से भी है एक क्षेत्र जहां पर चीनी मिलें मौजूद है, ठीक है। 90 नंबर का पॉइंट है हरियाणा। अब देखिए हरियाणा के जो प्रमुख क्षेत्र है, जैसे कि यमुनानगर है, रोहतक है, हिसार है, फरीदाबाद, ठीक है, लिखेंगे यमुनानगर, रोहतक, ठीक है, और मैंने बताया कौन सा, हिसार, फरीदाबाद, हिसार, फरीदाबाद, ये क्षेत्र आपके बिहार के हो गए। कौन कौन से बिहार? यमुनानगर, रोहतक, हिसार और फरीदाबाद। 10वें नंबर पे आता है आपका गुजरात, और गुजरात के अंदर कौन कौन से क्षेत्र बता दो। सबसे पहले जो नाम आता है वो है सूरत का, दूसरे नंबर पे आता है जूनागढ़ का, ठीक है, सूरत, जूनागढ़, राजकोट, अमरेली, राजकोट, अमरेली, ये आपके कौन से भाग में है? गुजरात के अंतर्गत आते हैं। अमरेली के अलावा वालसद है और भावनगर भी इसके अंतर्गत आता है, ठीक है, वालसद व भावनगर, ये अपने गुजरात के चीनी मिल वाले क्षेत्र हो गए, उत्पादक क्षेत्र हो गए, जहां पे चीनी उत्पादन की जाती है। यहां पर बड़ी बड़ी मिलें मौजूद है, ठीक है। ये टॉपिक अपना कंप्लीट होता है चीनी उत्पादक क्षेत्रों का, और मैंने बताया चीनी उत्पादक क्षेत्रों के अवस्थिति के बारे में और भारत में चीनी उद्योग की क्या स्थिति है, इस टॉपिक में अपना कंप्लीट होता है, ठीक है। यहां तक ये टॉपिक अपना कंप्लीट है, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे नए नए वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।